मोहित के लिए जंगल हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहते थे। इसीलिए जब वह वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी के लिए उसका चुनाव हो गया तो वह बहुत खुश था। उसकी नियुक्ति मुख्य कार्यालय में हुई थी और उसका कार्य क्षेत्र जिम कॉर्बेट पार्क था। उसके रहने के लिए रामनगर में ही एक बंगला मिला हुआ था, जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर था। इसलिए वह रामनगर में रहने की बजाय प्रतिदिन वहां से आ जा सकता था। विभाग की तरफ से उसे एक जीप उपलब्ध करा दी गई थी। स्टाफ में कर्मचारियों के अतिरिक्त कई वन रक्षक भी थे जिनके पास बंदूकें थीं। उनके पर्सनल स्टाफ में एक बूढ़ा व्यक्ति हरिहर और दूसरा नौकर नंदू था, जो बहुत ही हंसमुख और फुर्तीला था। एक दिन मोहित ने अपने बूढ़े नौकर हरिहर से पूछा, तुम यहाँ बहुत समय से तैनात हो, इन जंगलों के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। वह बोला, नहीं साहब, कुछ खास नहीं। मोहित बोला, कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे। उसने मोहित की तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखा और सिर झुकाकर बोला, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश घने जंगलों में मिली थी। उस लड़की की मौत में किसी इंसान का हाथ नहीं था। क्या मतलब? मोहित चौंका। हरिहर ने कहा, उसे किसी जिन ने मारा है। उस लड़की की लाश यहाँ से काफी दूर वीरान हवेली के पास मिली थी। आम आदमी तो वहां जाता भी नहीं। बरसों से उस खंडहर नुमा वीरान हवेली में कोई गया ही नहीं। सबका यही कहना है कि वहां जिन और भूतों का बसेरा है। मोहित ने कहा, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। हरिहर ने कहा, आपकी मर्जी साहब, आप माने या ना माने, मगर उस वीरान हवेली में जिन और भूत ही बसते हैं। कुछ क्षण खामोश रहकर वह फिर बोला, साहब, इस इलाके में तो ये भी मशहूर है कि उस वीरान हवेली के आसपास भूत प्रेत और जिन्नों की कई बस्ती हैं, और उस लड़की की हत्या किसी जिन ने ही की है, जिसने उस वीरान हवेली को अपना अड्डा बना रखा है। 2 लाशें इससे पहले भी वहां पाई गई थी। साहब, उधर कभी जाने की सोचिएगा भी मत। हरिहर के जाने के बाद मोहित ने निर्णय लिया कि वह किसी दिन उस हवेली पर जाकर अच्छी तरह से वहां का निरीक्षण करेगा। कुछ दिन व्यस्त रहने के कारण वह उधर नहीं जा सका। फिर वह उस वीरान हवेली के बारे में भूल ही गया था। एक दिन काम से वापस लौटते समय अभी वे रास्ते में ही था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ देर में तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ हवा भी तेज हो गई थी। वह किसी ठिकाने की खोज में इधर उधर देख रहा था। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि सड़क किधर को जा रही है। तभी उसे कुछ दूर पर रोशनी टिमटिमाती दिखाई पड़ी। उसने गाड़ी को उसी ओर मोड़ दिया, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि जंगल के इस निर्जन भाग में कौन रहता होगा। वह अभी रोशनी से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक रोशनी दिखाई पड़नी बंद हो गई। तभी जोर से बिजली चमकी और वह आश्चर्य से उछल पड़ा। उसका आश्चर्य बिजली के चमकने पर नहीं, बल्कि तेज प्रकाश में उसने जो दृश्य देखा वह अवश्य चकरा देने वाला था। वह उसी वीरान जर्जर हवेली के सामने खड़ा था, जिसके बारे में भयानक कहानियां या अफवाहें मशहूर थी, जिसमें शायद सालों से कोई मनुष्य नहीं गया था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपनी गाड़ी को हवेली के पास बाहर ही लगा दिया और खुद भीतर घुसकर बरामदे में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ रहा था। पेड़ों और डालियों का शोर बहुत ही भयानक था। तूफानी हवा के थपेड़ों से जर्जर हवेली के कमरों और खिड़कियों के दरवाजे खुलने और बंद होने से जो शोर हो रहा था, वह किसी को भी विचलित कर सकता था। वह खुले बरामदे में पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, अतः इस स्थिति में दरवाजा बंद करके बारिश और हवा के थपेड़ों से बचने के लिए उसे किसी न किसी कमरे में शरण लेना जरूरी था। जैसे ही बिजली चमकी, वह सामने वाले कमरे में चला गया। कमरे में चारों तरफ अंधकार भरा हुआ था, मगर गनीमत ये थी कि हवा और पानी की तूफानी थपेड़ों से राहत मिल गई थी। तभी अचानक उसने देखा 2 मोमबत्ती जैसी कोई चीज उसकी तरफ आ रही थी। वह अपनी जगह पर आश्चर्य से खड़ा रहा।
कमरे में एक भयानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वह एक भयानक जंगली बिल्ली थी, जिसकी चमकीली आंखें उसे मोमबत्ती जैसी दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत रिवॉल्वर चला दी। गोली बिल्ली के माथे पर लगी। अब वह निर्जीव पड़ा था। दरवाजों की बार बार टकराने से आने वाली आवाजों से तंग आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। लाइटर जलाकर पूरे कमरे का निरीक्षण करने लगा। थोड़ी बहुत रोशनी में उसने देखा कि कमरे में कोई सामान नहीं था। दीवारें बदरंग थी और प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। छत भी कई जगहों से उखड़ी हुई थी और फर्श पर चमगादड़ और अन्य पक्षियों के रहने का एहसास हो रहा था। कुल मिलाकर बहुत ही खौफनाक मंजर था। उस समय उसे हरिहर की बात याद आ गई कि वह वीरान हवेली भूतई है। इस बात में कोई सच्चाई हो या ना हो, पर यह बात तो सच थी कि यहीं से कुछ समय पहले एक जवान लड़की की लाश बरामद हुई थी। बल्कि हरिहर के अनुसार पहले भी इस स्थान में कई लाशें मिली थीं। वह सोच रहा था कि उसके लिए तो इस समय यह बहुत जरूरी है कि उसे आंधी पानी से निजात मिल गई थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे इस स्थिति में रात काटनी थी। उसने जंगली बिल्ली की लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर दीवार से टेक लगाकर फर्श पर ही बैठ गया। समय बीतता रहा। उसने अपनी घड़ी पर दृष्टि डाली तो रात के 3 बज रहे थे। इस समय शरीर की गर्मी से उसके भीगे हुए कपड़े सूख गए थे। कुछ शांति मिली तो आंखें झपकने लगी। अचानक वह चौंक पड़ा। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज लगातार आ रही थी। उसने ध्यान दिया तो पता चला कि वह किसी लड़की के गाने का स्वर था। वह बहुत निडर था, किंतु उस डरावने वातावरण में ये मधुर स्वर लहरी अच्छे अच्छों को हिलाकर रख सकती थी। ये उसका भ्रम नहीं था। बहुत स्पष्ट रूप से वह नारी स्वर सुन रहा था, जो कहीं पास से ही आ रहा था। वह जो कोई भी थी, बहुत दर्द भरे स्वर में करुण गीत गा रही थी। ये उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति थी, क्योंकि वह ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि इस उजाड़ हवेली में कोई परिवार रहता होगा। उसने सोचा, तो क्या ये किसी प्रेत या चुड़ैल की आवाज है? कुछ देर बाद गाने की आवाज बंद हो गई। फिर दर्द में डूबी सिसकियों का स्वर गूंजने लगा। कोई बहुत दुखी लड़की कष्ट और पीड़ा से ग्रस्त होकर आंसू बहाती रो रही थी। वह बेचैन हो गया और सोचने लगा कि अगर वह कोई इंसान है तो उसकी सहायता करना उसका कर्तव्य है। कठिनाई ये थी कि हर जगह भयंकर अंधकार छाया हुआ था और वे हवेली के किसी भी स्थान से परिचित नहीं था। इस स्थिति में यह अनुमान लगाना सरल नहीं था कि आवाज कहां से आ रही है। थोड़ी ही देर में आवाज आना बंद हो गई, जैसे किसी लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया हो या उसका गला दबा दिया हो। वह काफी देर तक कान लगाए रहा, मगर उसके बाद कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने यह निर्णय किया कि दिन के उजाले में वह यह जरूर पता करेगा कि क्या मामला है। हवा का वेग थम गया था। बारिश रुक गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट भी कुछ हद तक थम गई थी। वह सूरज निकलते ही कमरे से बाहर निकला। फिर उस कमरे में वापस आया और एक नई चीज दिखी। उस कमरे में एक दरवाजा दिखाई पड़ा, लेकिन दरवाजे की कुंडी में एक भारी ताला लटक रहा था, जिसको देखकर ये लग रहा था कि वे खुलता और बंद होता रहता है। मैं एक अन्य पहलू का विचार कर रहा था कि शायद कुछ बदमाशों ने किसी लड़की का अपहरण करके उसे यहाँ बंद करके रखा हो। फिर उसे ये ख्याल आया कि कमरा तो बाहर से बंद है और अभी तक उसने किसी को भीतर आते जाते नहीं देखा। आखिर फिर ये क्या मामला है? बहरहाल मामला कुछ भी रहा हो, उसके दिल में उस लड़की की सहायता करने की भावना जोर पकड़ने लगी और वह ताला तोड़ने के बारे में सोचने लगा। ताला बहुत मजबूत था, वह टूट ही नहीं रहा था। उसने भी हिम्मत नहीं हारी। निराश होने की बजाय उसका उत्साह और बढ़ गया। वह वार पर वार करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई। ताला तो नहीं टूटा, पर दरवाजे की कुंडी अवश्य टूट गई। उसने एक पल्ले को धक्का दिया और वह हल्की सी चरमराहट के साथ खुलता चला गया। भीतर गहन अंधकार था।
उसने लाइट जलाकर उसका निरीक्षण कर लिया। शायद वे किसी तहखाने का दरवाजा था। मोहित सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने देखा कि कोने में एक छोटी सी कालीन बिछी थी और उसके करीब ही एक प्लेट में फल और खाने की कुछ वस्तुएं रखी थी। पानी का एक जग और गिलास भी रखा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में एक दूसरी चीज जिसने उसको चौंकने पर विवश कर दिया था, वह थी एक लुभावनी, ताजगी भरी, मदहोश कर देने वाली सुगंध जिसे वह अनुभव कर रहा था। वह एक अजीब सी सुगंध थी। वह हैरान सा उस सुगंध को महसूस करना चाह रहा था। वह अनोखी रहस्यमयी सुगंध उसे बेचैन कर रही थी। सहसा उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पास से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा हो। इसी के साथ वह सुगंध कम होने लगी। अब सीढ़ियों पर जाते हुए पैरों की हल्की सी आहट सुनाई पड़ी थी। वह तेजी से उस ओर लपका, किंतु सीढ़ियां सुनसान पड़ी थीं। उसने सोचा हो सकता है ये उसका वहम हो। विचारों को झटकता हुआ वह तहखाने से बाहर निकल आया। इसके बाद उसे हवेली में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे वह सुगंध अपने आसपास ही अनुभव होने लगी। जब वह चौंक कर इधर उधर देखता तो वह धीरे धीरे दूर होती चली जाती। इस तरह बहुत देर तक उस सुनसान हवेली में इधर उधर भटकता रहा और थक हार कर वापसी के लिए तैयार हो गया। अचानक वह अपनी गाड़ी में आकर बैठा। जैसे ही बैठा तो उछल पड़ा। वही लुभावनी सुगंध उसे अपने बहुत ही पास महसूस हुई, जैसे कोई उसके बगल वाली सीट पर ही बैठा हो। उसने कई बार अपनी बगल वाली सीट पर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसका दिमाग अभी तक उन गुत्थियों को सुलझाने में परेशान था। वह गाड़ी लेकर जब ऑफिस पहुंचा तब पूरा स्टाफ उसके अनुपस्थिति में बहुत चिंतित था। हरिहर तो ज्यादा ही घबराया हुआ था। उन लोगों ने उसे खोजना भी शुरू कर दिया था। तब उसने उन्हें आंधी पानी में अपने फंस जाने की कहानी सुनाई, जबकि उस हवेली में घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं और उस अनोखी सुगंध का भेद छुपा लिया। उन लोगों से छुट्टी पाकर अपने निवास की ओर चल पड़ा और अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर लेट गया। उसका मस्तिष्क कभी भी उलझा हुआ था। अचानक उसे अपने कमरे में वही सुगंध महसूस हुई। वह एक झटके से उठकर बैठ गया। मोहित ने हरिहर को आवाज लगाई और भागा हुआ आया और बोला, क्या बात है साहब? मोहित ने कहा, क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? हरिहर तुरंत भाग गया और वे बोला, साहब आप जरूर उस वीरान हवेली में गए थे। मोहित आश्चर्य से हरिहर की तरफ देखने लगा। वह बोला, इस सुगंध से उस हवेली का क्या ताल्लुक है? मुझे समझ में नहीं आया। हरिहर बोला, साहब इतने वर्षों से इस इलाके में रह रहा हूँ, इतना तो समझाया था आपको, पर आप वहां अकेले ही चले गए। हरिहर ने कहा, आप यहीं आराम कीजिए। नंदू को मोहित के पास छोड़कर वह बाहर चला गया। 1 घंटे बाद लौटा तो उसके हाथ में एक ताबीज थी। उसने कहा, साहब आप लोग नए जमाने के लोग हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे कहने से इस ताबीज को अपनी बाहों में पहन लीजिए। मोहित ने चुपचाप अपनी बाहें फैला दी और हरिहर ने उस पर ताबीज बांध दी। ताबीज बांधते ही मोहित को एक झटका सा लगा और लगा कि जैसे उसका शरीर फूल की तरह हल्का हो गया। वह गहरी नींद में सो गया। जब सुबह उठा तो सारी उलझन और थकान खत्म हो गई थी। उसने हरिहर को आवाज लगाई और बोला, हरिहर तुम्हारी बात सही थी कि उस वीरान हवेली में जिन्न और भूत प्रेतों का निवास है। तुमने मुझे बचा लिया। हरिहर ने कहा, साहब हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है कि हमारी दुनिया से परे भी एक दुनिया है।